हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जगदीश लोहार एंड आज का जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मेथड्स ऑफ सिस्मिक एनालिसिस। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विंड एंड सिस्मिक डिज़ाइन कोर्स में इंक्लूड होता है सिविल इंजीनियरिंग के। सो जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिस्मिक एनालिसिस तो दो टाइप की सिस्मिक एनालिसिस हमारे पास अवेलेबल है। दो टाइप की मेथोडोलॉजी है। द फर्स्ट इज स्टैटिक मेथड एंड सेकंड इज डायनामिक मेथड्स। सो जब हम फर्स्ट स्टैटिक मेथड्स की बात करते हैं तो कोडल प्रोसीजर जो हमारा 1893 में दिया है, इट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। और आपके पास दूसरा जो टाइप्स है डायनामिक मेथड्स में, आपके पास दो मेथड अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज टाइम हिस्ट्री मेथड। सो और इसके लिए जो हम कोड फॉलो करेंगे, द कोड इज आई स्टैंडर्ड 1875 पार्ट 1 एंड इट इज रिवाइज्ड इन 2016, बिफोर इट वाज इन 2002। सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स है उसमें। कुछ जो कोड का नाम है, इट इज द क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड द पार्ट 1 जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग्स। सो बेसिकली कुछ इस तरीके का बिल्डिंग होगा हमारा, 4 स्टोरी कोई बिल्डिंग होगा जिसमें 1 2 3 बेस मैंने ड्रॉ किया। दिस इज द एलिवेशन एंड दिस इज द प्लान ऑफ द बिल्डिंग। तो प्लान से आप उसके बेस डायमेंशंस कि बिल्डिंग का आपका लेंथ कितना है, आपका विड्थ कितना है, ये आप डिसाइड करेंगे। और आपका जो बिल्डिंग का हाइट है वो आप इस एलिवेशन से डिसाइड करेंगे। तो सपोज यहाँ मैंने 4 स्टोरी है तो टोटल बिल्डिंग का हाइट दैट इज h1 h2 h3 प्लस h4, इन सबको सम करेंगे तो आपको बिल्डिंग का टोटल हाइट मिल जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ 4 स्टोरी बिल्डिंग विथ 3 बेस। और ये आपका बिल्डिंग का टोटल लेंथ आपका मैंने जैसा यहाँ मेंशन किया ये हो जाएगा। अब इस मेथड की जब बात करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर इस लेक्चर में जो ये स्टैटिक मेथड है ना, इस स्टैटिक मेथड के बेसिक स्टेप्स क्या क्या क्लोजेस कोड के काम में लेने हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको शुरुआत करूंगा, आप एक बार इस अर्थक्वेक कोड को IS 1875 पार्ट 1 2016 को अपने पास आप अपने किसी दूसरे फ़ोन में या किसी लैपटॉप में आप खोल के रख लीजिए और आप इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं ताकि यू कैन रेफर डायरेक्टली टू द कोड। सो आपको जब कोई प्रॉब्लम मिलेगी या फिर आप जब डिज़ाइन करेंगे तो आपको क्या क्या गिवन होगा या फिर आपको क्या क्या डेटा आपको खुद एक्सट्रैक्ट करने फ्रॉम द कोड्स एंड फ्रॉम द कंडीशंस। तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, टू गेट द प्लान एंड द एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग। सो क्या इसका हमें हाइट, बेस डायमेंशन, सारी जो डायमेंशन आपको सारी मिल जाए। दूसरा, आपका बिल्डिंग किस एरिया में सिचुएटेड है, दिस इज लोकेलिटी। तो आपको पता लगना चाहिए बिल्डिंग उदयपुर में है, राजस्थान में है या फिर आसाम में है या फिर आपका बिहार में है, क्योंकि हर जगह अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी है, जो जोन्स है हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग बटे उन जोन्स का अलग अलग स्पेसिफिकेशन, उनकी अलग अलग जोन फैक्टर की वैल्यूज है। तो हमें उसकी लोकेलिटी का पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज द साइज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये बिल्डिंग है आपका, तो इस बिल्डिंग में आपका ये जो कॉलम्स है, इन कॉलम्स का पर्टिकुलर कॉलम्स का अगर कॉलम की बात करता हूँ मैं, ये अगर आपका कॉलम बीम है और ये आपका कॉलम है, तो कॉलम का आपको क्या चाहिए, आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए आपको, इसका डेप्थ एंड इसका विड्थ कॉलम का आपको पता होना चाहिए। इट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंपली इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज आपको 300 बाय 400 का कॉलम है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इन mm। और फिर उसी तरीके से अगर बीम है आपकी बिल्डिंग्स में, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो है ये वाले, जो आपका ये दिस मेंबर्स जो आपका क्या मेनली फ्लेक्सुरल लोडिंग को रेजिस्ट करते हैं। बीम का आपको अगेन इसका भी क्या चाहिए, आपको क्रॉस सेक्शन, ये आपका बीम है तो आपको यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। और तीसरा, आपको जो लाइव लोड है, लाइव लोड ऑन द फ्लोर्स, जो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको IS 875 है, इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को वहाँ से उठा सकते हैं। या फिर आपको क्या होगा, क्वेश्चन में सीधा गिवन होगा। आप अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा कि लाइव लोड पर्टिकुलरली इस बिल्डिंग पे इतना है, और जनरली ये आपको 2 किलोन्यूटन और 3 किलोन्यूटन की रेंज में मिल जाएगा इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। इन केस ऑफ सिंपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको लगभग 2 किलोन्यूटन, इट्स अ फ्लोर लोड, सो इट विल बी इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद अब आपको जब अगर ये डेटा मिल जाता है
आपको बिल्डिंग का साइज मिल गया, हाइट मिल गया, एंड देन अर्थक्वेक जोन मिल गया, मेंबर्स की साइज मिल गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको अर्थक्वेक लोड का कैलकुलेशन करना है। तो अर्थक्वेक लोड का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो होगी, क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो होगी, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो मैं स्टेप्स की बात करता हूं। Steps to calculate the seismic load by static लोड मेथड। जो पहला मेथड है आपका स्टैटिक लोड मेथड, उससे मैं आपका कैलकुलेशन करूंगा। और मैं कोड प्रेफर करूंगा अगेन IS 1893 पार्ट 1 2016 को, इस क्योंकि सारा जो काम है, सारा जो वैल्यूज मुझे लेना है वो सारा इस कोड से पिक करना है। तो कोड आपके पास होना मैंडेटरी है। तो आपको सबसे इसके में कुछ स्टेप्स पे इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया मैंने। तो पहले उन स्टेप्स को समझ लेते ताकि हमको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो। तो स्टेप सिंपली देखो, मैं स्टेप्स बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट स्टेप, द स्टेप 1, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है नेचुरल टाइम पीरियड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। सो नेचुरल टाइम पीरियड टी है जो कैलकुलेट करना है, या आपको क्या करना है, सिंपली पेज नंबर 21 पर चले जाना है कोड में। और पेज नंबर 21 पे जो लिखा है डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ताकि उनको कौन सी वैल्यूज कब पिक करनी है आपको क्लियर हो जाए। सो आपको TA जैसा वहाँ लिखा हो वैसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। लिखा है फॉर बेयर मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, MRF बिल्डिंग फ्रेम्स विदाउट मैसनरी इनफिल वॉल्स। इसको मैं टर्म्स को मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाट डज इट मीन। तो ये आपका लिखा है TA इज 0.075, दिस इज हाइट h to the power 0.75. It is used for RC moment resisting from buildings. RC is reinforced concrete building and it is moment resisting frame building. And it is 0.080 h to the power 0.75 for RC steel composite moment resisting frame building. और तीसरा आपका it is 0.085 h to the power 0.75 for steel buildings, with moment resisting frame. सो इनमें से आपको जब क्वेश्चन में गिवन हो, आपको सपोज क्वेश्चन में दिया द बिल्डिंग इज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट एंड इट हैज MRF सिस्टम। सो आपको क्या करना है, ये आपको वैल्यू पिक करनी है। यहाँ बिल्डिंग का हाइट रखेंगे, TA का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही जब आपको दिया हो द बिल्डिंग इज स्टील बिल्डिंग, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये वैल्यू पिक कर लेनी है। अब यहाँ लिखा है देखो, सिंपली इट इज विदाउट मैसनरी इनफिल वॉल्स। इसका मतलब क्या है आपको, कि आप जब सपोज मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, आपकी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये आपका कोई बिल्डिंग है ना, ये आपका कोई बिल्डिंग, इसमें सिर्फ फ्रेम्स है, सिर्फ फ्रेम, कॉलम और बीम का एक मैकेनिज्म है। कॉलम और बीम्स पे ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ये वॉल्स का कोई स्ट्रेंथ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि सारी पार्टीशन वॉल्स है, मूवेबल वॉल्स है, उनका पोजीशन डिसाइड नहीं है। तो हम सिर्फ फ्रेम का ही एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, विदाउट मैसनरी इनफिल वॉल्स, इसमें मैसनरी वॉल्स नहीं है ना, क्योंकि उसमें पार्टीशन। और जनरली ये क्या होता है, आपका जो मॉल्स है, आपके ऑफिस बिल्डिंग्स है, वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्स का पोजीशन डिसाइड नहीं होगा, तो सिंपली वो पार्टीशन वॉल होगा, और वो लाइट वेट होती पार्टीशन वॉल्स। तो आपको सिंपली जो कैलकुलेशन करना है वो किस बेसिस पे करना है, विदाउट मैसनरी इनफिल वॉल। उस केस में आपके लिए जो RC बिल्डिंग है उसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज 0.075 h to the power
0.5। तो आपको ये सॉरी इट इज 0.75, यही आपको वैल्यू लेके चलनी है। अब आपकी बात करते हैं तो आपका वो फर्स्ट टाइप। अब दूसरा टाइप क्या है आपका, इस कोड में जो अमेंडमेंट हुआ, सेकेंड टाइप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो टाइप कौन सा है देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो दूसरा टाइप है आपका, दूसरा टाइप जो बिल्डिंग का है वो मेरा बिल्डिंग विथ RC स्ट्रक्चरल वॉल्स। आपकी जो बिल्डिंग है, मैंने पहले जो बताया उसमें क्या था, आपका कोई वॉल्स नहीं थी, और दूसरा मैं जो टाइप बता रहा हूँ उसमें क्या है, आपकी बिल्डिंग्स में वॉल्स हो। कौन सी वॉल्स हो? स्ट्रक्चरल वॉल्स। और स्ट्रक्चरल वॉल का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा आपका उसका उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, है ना, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसे होगा? सपोज शेयर वॉल है ना, तो शेयर वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक टाइप ऑफ इट इज अ स्ट्रक्चरल वॉल, बिकॉज उसमें रेनफोर्समेंट होगा और उस बिल्डिंग को स्टिफनेस देगी, है ना, क्योंकि अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द स्टिफनेस पैरामीटर। सो अगर स्टिफनेस चेंज होता है बिल्डिंग का, तो लोड कैलकुलेशंस पे भी उसका हम उसका जो उस पर डिफरेंसेज है वो हम उसमें काउंट करेंगे। सो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है TA इज 0.075 एस टू द पावर 0.75 डिवाइड बाय AW and it should be greater than 0.09 H डिवाइड बाय रूट D। अगर ये ग्रेटर नहीं होता है तो आपको यही वैल्यू पिक कर लेनी है। यहाँ पे जो AW है, वेयर AW, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कोडल फॉर्मूला डायरेक्टली। तो आप कोड रेफर कीजिए, आप पेज नंबर 22 रेफर कीजिए, आप पेज नंबर 22 रेफर कीजिए, वहाँ आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और सी आपका थर्ड टाइप जो है वो है आपका ऑल अदर बिल्डिंग्स। ऑल अदर बिल्डिंग्स, इसमें आपको क्या ऑल अदर बिल्डिंग्स के लिए आपका इट इज 0.09 H बाय रूट D। इसमें आपके बीच में मैशनरी वॉल्स है। आपका अदर टाइप का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा आपका कि पहला जो था आपका वो था विदाउट ब्रिक इनफिल वॉल्स, और थर्ड टाइप आपका हो गया विथ ब्रिक इनफिल वॉल्स। और सेकंड जो टाइप अगर बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल वॉल्स है, शेयर वॉल है या फिर एनफोर्स्ड वॉल है, तो उस केस में आपका ये वाला क्लोज एप्लीकेबल होगा। तो जनरली हम लोग ये वाला क्लोज हम लोग लेके चलेंगे हमारे बिल्डिंग्स के केस में, या फिर जो फर्स्ट था हमारा वो लेके चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं खत्म होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा सिंपली इस TA को कैलकुलेट करना हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हमारे काम में आएंगे जब हम AH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। द AH इज डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट। डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज ZI ऐसे बाय G बाय 2R। तो इसमें हमारे पास चार फैक्टर्स है, Z, I, R एंड दिस ऐसे बाय G। इन चारों फैक्टर्स को हम लोग इस स्टेप में पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं वन बाय वन सारे फैक्टर्स की बात करूंगा। तो जब हम इसमें फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इट इज जोन फैक्टर। इट इज जोन फैक्टर Z, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बिल्ड, आपका जो एरिया है, इवन पूरा जो इंडिया है हमारा, इवन हम इंडिया की बात जब करते हैं तो अपने इंडिया को उन्होंने टोटल 4 जोन में बांट रखा है, जैसा मैंने आपको बताया। दैट इज सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन एंड फिफ्थ जोन। तो आपका जो लोकेलिटी है या फिर जिस लोकेलिटी के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक जोन में वो एरिया होगा। सो आपको क्या जोन फैक्टर उठाना है। ये जोन फैक्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये जोन फैक्टर आपको एनेक्सर E जो है आपका पेज नंबर 36 पर, या फिर आपका मैप दिया हुआ है इंडिया का, आपका इसका जोनल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप, ये आपको मिल जाएगा मैप पेज नंबर 11 पर आपको ये मैप मिल जाएगा। दैट इज सिस्मिक जोन मैप।
सिस्मिक जोन मैप। आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे कलरफुल से आपको अच्छा सा मैप मिल जाएगा, वहां से आप जोन देख सकते हैं कौन सा जोन है। अब जोन तो आपने पता कर लिया कौन सा जोन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है, लेकिन उस जोन के लिए जोन फैक्टर की वैल्यू कितनी है ये आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको जाना होगा टेबल नंबर 3 पर, है ना। और ये टेबल नंबर 3 जो है आपको ये मिलेगी आपको पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पर आपको टेबल नंबर 3 मिलेगा, वहां पे जोन फैक्टर्स की वैल्यू लिखी है तो आप सीधा जोन फैक्टर का वैल्यू वहां से पिक कर लेंगे। सपोज इट इज 0.16। तो आपको क्या है, जोन आपका फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ या फिफ्थ हुआ। तो पहले आप जोन डिसाइड करेंगे और जोन डिसाइड करने के बाद वो जोन फैक्टर का वैल्यू ले लेंगे, या फिर सीधा आप एनेक्सर ई जो है, यहाँ आपका इंडिया की जो मेजर सिटीज है उन मेजर सिटीज का सबका जोन फैक्टर लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ वो कौन से जोन में आती है, तो सीधा आप वहां से वैल्यूज पिक कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा जोन फैक्टर, बहुत इजी है, आप कैलकुलेट ये आप उठा लेंगे सीधा वहां से। उसके बाद आपका आता है सेकंड इज इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर ये आपको मिल जाएगा कोड में पेज नंबर 19 पर मिलेगा आपको, और टेबल नंबर 8 पे मिलेगा। आप इस टेबल को सीधा आप जो मैंने लिंक दिया वहां से कोड डाउनलोड करके इस टेबल को सीधा आप रेफर कर सकते हैं। इस टेबल को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है आपके लिए, इसमें तीन एरिया में आपके बिल्डिंग्स को क्लासिफाई किया है। इट इज फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसके लिए जो इसका वैल्यू है इट इज 1.5। इंपॉर्टेंस जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है 1.5। अब यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, जैसे आपका स्कूल बिल्डिंग हुआ, हॉस्पिटल बिल्डिंग हुआ, इमरजेंसी के लिए कोई टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, कोई उसके अलावा जो सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उनके लिए आपका क्या करना है, इट इज 1.5। ओके, बस स्टेशन हुआ, है ना, इवन जैसे कोई मेट्रो स्टेशन हुआ, है ना, तो इन सब के लिए आप ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जो लगता है आपको ये दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो आपको उसके लिए 1.5 इस फैक्टर का वैल्यू कंसीडर करना है। उसके बाद रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल houses, or simply we can call it structures with more than 200 persons। तो सेकेंड कैटेगरी है जिसका वैल्यू आप 1.2 लेंगे। ये 1 पॉइंट वैल्यू किसके लिए होगा आई का, सपोज आपकी कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या आपकी कोई इंडस्ट्रियल, आपकी कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो वहाँ पे जो टोटल लोगों का काउंट है जो उस बिल्डिंग में रहने वाला है अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको 1.2 इसका वैल्यू पिक करना है। तीसरा आपका टाइप है ऑल अदर बिल्डिंग्स। ऑल अदर बिल्डिंग्स ये आपका हो जाएगा सिंपली 1। तो आपका जो IS 1875-2002 का जिसका वर्जन था उस वर्जन में सिर्फ ये दो ही कैटेगरी थी, आपका एक तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और दूसरा आपका ऑल अदर बिल्डिंग्स। पर अभी जो 2016 का रिवीजन है उस रिवीजन में आपके इस सेकंड कैटेगरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको आप थोड़ा केयरफुली वहां से पिक करें। जो इसके बाद आपका थर्ड फैक्टर, अगर यहाँ देखते हैं हम लोग, दिस इज R। ये R इज रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, अब ये रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कहाँ मिलेगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 20 पर आपके चले जाना। पेज नंबर जो 20 है आपका IS 1875 का पेज नंबर 20 है, यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक टेबल मिलेगी, टेबल नंबर 9, और टेबल नंबर 9 पे आपको क्या करना है, उस टेबल में देख के आपको सिंपली आपको उस रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू पिक कर लेना। वहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरीज लिखी हुई है, OMRF टाइप RC बिल्डिंग, उसका वैल्यू लिखा है यहाँ पे। फिर SMRF स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम टाइप
आरसी बिल्डिंग, इसका वैल्यू लिखा है उन्होंने। इसी तरीके अगर ये स्टील की बिल्डिंग होती है तो उसके लिए भी इन्होंने वैल्यूज लिखी है। तो आप क्या करेंगे, जो कैटेगरी आपको क्वेश्चन में गिवन हो या फिर जिस कैटेगरी की बिल्डिंग आप प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस वैल्यूज को पिक कर लेंगे। सपोज 3 और 5 आप जो भी वैल्यू पिक करेंगे वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब लास्ट बचता है आपका ये दिस SA बाय जी। ये SA बाय जी क्या है, SA बाय जी का क्या करना है, यहाँ जो SA बाय जी है इट इज डिजाइन एक्सीलरेशन कोफिशिएंट। ये आपको क्या करना है, ये आपको पेज नंबर 13 पर जाना है और पेज नंबर 13 पे जाके इसकी वैल्यूज को पिक करना है। वहां जाके पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी साइट पर जो सॉइल कंडीशंस है या फिर आपको सॉइल कंडीशंस गिवन होगी कि सॉइल कौन से टाइप की, इट इज हार्ड सॉइल, मीडियम सॉइल या फिर सॉफ्ट सॉइल। तो आपको सॉइल का अलग अलग कैटेगरी दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी दिया है। तो आपको इन तीनों में से कोई एक सॉइल की कैटेगरी को अपनी साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर लेना है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको सिंपली दिया होगा कि द सॉइल इज हार्ड सॉइल और मीडियम सॉइल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहाँ से एक सॉइल का कैटेगरी पिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, पेज नंबर 9 पर आना है। पेज नंबर 9 पर आना है। पेज नंबर 9 पे आपको इस सॉइल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, सपोज आपने सेकंड कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इसके लिए आपको क्या है, वहाँ पे SA बाय जी के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस। वहाँ आपको क्या करना है, अपनी टाइम पीरियड की जो रेंज आई थी TA की, फर्स्ट स्टेप में आपके TA का जो वैल्यू आया था सपोज इट इज 0.20, तो आपको क्या करना है, TA की रेंज के अकॉर्डिंग आपका SA बाय जी का वैल्यू पिक कर लेना है। तो आप एक और उस कोड को एक बार उस पर्टिकुलर पेज नंबर 9 से ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पिक कर लेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये आपका 5% डैम्पिंग के लिए, इट इज फॉर 5% डैम्पिंग, ये आपको नोट करके रखना है। तो इस तरीके से आप सेकंड स्टेप अपना पूरा करेंगे, ये चारों फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन horizontal seismic coefficient। डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, आपने लास्ट जो 4 फैक्टर निकाले हैं, जिस पर्टिकुलर वर्क काम के लिए हमने 4 फैक्टर निकाले, वो काम फिलहाल अब हमें करना है यहाँ पर। तो आपको क्या है, आपको पेज नंबर 9 पर, इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप जब भी इस क्वेश्चन को शुरू करें या जब भी इस पर्टिकुलर कोई डिजाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम सीधा सबसे पहले पेज नंबर 9 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। कैसे मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा AH का फॉर्मूला, इट इज Z/2 SA बाय जी R/I, और इसको आप सॉल्व करके लिखते हैं, इट इज ZI SA बाय जी एंड इट इज 2R। तो यहाँ देखो ये आपका Z/2 लिया है, क्योंकि हम लोग DBE डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करते हैं, और वो आपका MCE का हाफ होता है DBE। ये आपका SA बाय जी, ये R और आपका ये I इंपॉर्टेंस फैक्टर जो आपने पीछे अभी कैलकुलेट किए। तो आप सिंपली आप वैल्यूज रखेंगे और आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टेप है आप लोगों के लिए, वो है आपका सिस्मिक वेट कैलकुलेशन। सिस्मिक वेट कैलकुलेशन, और इसमें आप लोगों को जनरली बहुत कंफ्यूजन रहती है, और हम लोग जब कोई कंटेंट देखते हैं, बुक्स प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़े चेंजेस मिलता है। तो इसका आपको डाउट क्लियर करना इस वीडियो में मैंने जरूरी समझा। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझे कि सर ये कैसे पिक करना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज, हम इस पूरी बिल्डिंग को, ये जो आपकी पूरी बिल्डिंग है 1 2 3 4 4 स्टोरी बिल्डिंग है, इस 4 स्टोरी बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। दिस इज सिंगल DOF सिस्टम। इस पूरी बिल्डिंग को हम एक सिंगल DOF सिस्टम में चेंज कर लेते हैं, और
जो ये मास है, पूरी बिल्डिंग का मास है, इस मास को हम क्या करते हैं, फ्लोर लेवल पे लम्ब्ड मान लेते हैं, फ्लोर लेवल पे लम्ब्ड मान लेते हैं। तो आपको इस पूरे फ्लोर के मास को हमने यहाँ लम्ब्ड मान लिया। तो हम इसको कैसे बांटते हैं, आपका टॉप से शुरू करते हैं। ये जो मास है आपका, है ना, ये जो मास है आपका इस स्लैब के साथ, वो आपका क्या है, ये आपका ये वाला मास है, इट इज W4, फोर्थ फ्लोर का। थर्ड फ्लोर का जो मास है आपका ये वाला है ना, ये वाला जो मास है ये आपका W3। तो देखो आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो टॉप है आपका, यहाँ आपके टोटल बिल्डिंग के हाइट का आपका हाफ आपको इस वेट में कंसिडर करना है। आप ध्यान रखें, आगे भी मैं कैलकुलेट करने में आपको समझाऊंगा ये। और W3 आपका ये है। इसी तरीके से ये आपका टोटल यहाँ का वेट आपका W2 हो जाएगा और टोटल यहाँ तक का वेट आपका W1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने इस पूरे बिल्डिंग के वेट को लम्प्ड वेट में चेंज कर लिया और एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बना लिया। अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले बिल्डिंग का जो डेड लोड्स है, तो बिल्डिंग के डेड लोड्स उनकी कैलकुलेशन करेंगे। डेड लोड्स की कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहले स्लैब के लोड का कैलकुलेशन करते हैं। स्लैब की आपको थिकनेस दी होगी, है ना, स्लैब की थिकनेस होगी और बिल्डिंग का एरिया हमारे पास प्लान से हम लोगों को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्लैब का वेट निकालना है, वेट ऑफ स्लैब। अब वेट निकालने के लिए सिंपली आप क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है उस एलिमेंट का, एंड देन हमको क्या करना है, उसकी यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल जिससे वो बना है आपका, उससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। और क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आरसीसी के लिए आपको इट इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको वहां पे ले लेना है। तो आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैसे मिलेगा, आप क्या करेंगे, थिकनेस दिया, थिकनेस सपोज इट इज 150 mm, है ना, 6 इंच का होगा या फिर 5 इंच का होगा, तो ये 150 mm 130 mm आपको मिलेगा। तो स्लैब का थिकनेस आपको सपोज 150 mm है, तो इट इज 0.150 मीटर। आपको सारी जो वैल्यूज है मीटर में ही रखनी है यहाँ पे। उसके बाद आपका बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, टोटल एरिया प्लान से, ये आपका इसका लेंथ और इसका लेंथ एंड विड्थ दोनों आपको यहाँ से रख देना। सपोज ये आपका बिल्डिंग का लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, है ना। वॉल्यूम से आप जब 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, टोटल स्लैब का वेट मिल जाएगा। स्लैब के बाद जब आप बीम की बात करते हैं, बीम्स की, तो बीम्स में क्या होगा, देखो ये आप यहाँ देख सकते हैं, पर्टिकुलर में जब इस फ्लोर की बात करता हूँ, है ना, इस फ्लोर को जो मैंने ये हाईलाइट किया, इस फ्लोर की बात करता हूँ, तो इस फ्लोर को यहाँ, इस फ्लोर में मुझे ऐसा फ्लोर दिखेगा प्लान जैसा, तो इसमें इतने नंबर ऑफ बीम्स होंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा, बीम्स की कैलकुलेशन करूँगा, कितनी बीम्स है, 1 2 3, या फिर सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये पूरी एक ही बीम है मेरी, ऐसा मान सकता हूँ। तो 1 2 3 4 बीम है, तो मेरी ये टोटल 4 बीम्स हो गए। तो मैं क्या करूँगा, निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ बीम्स निकालूंगा, देन क्या करूँगा, नंबर ऑफ बीम्स को मल्टीप्लाई करूँगा मैं बीम की लेंथ से, और लेंथ के बाद उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करूँगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो ये तो मेरा बनेगा टोटल वॉल्यूम, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा टोटल उसके यूनिट लोड से, ठीक है। तो इसको मैं बेहतर है कि क्वेश्चन में ही क्लियर करूँगा। इसी तरीके से आप बीम के बाद कॉलम का भी सिमिलर फैशन में वेट निकाल देंगे, और फिर उसके बाद आप वॉल्स का, अगर उसमें वॉल्स है तो उन वॉल्स का वेट निकाल देंगे। वॉल्स का वेट निकालने के लिए आपको यूनिट लोड, उसका जो यूनिट वेट है वॉल्स का, तो आपको गिवन हो तो बहुत अच्छा, नहीं गिवन हो तो आपको क्या करना है, लगभग 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब जैसा आपके IS 875 में गिवन है, ये आपको ऑप्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिस्मिक वेट का कैलकुलेशन करेंगे। सिस्मिक वेट के कैलकुलेशन के बाद अब ये इस वेट का क्या यूज है, इस वेट को क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, इट इज सिस्मिक लोड कैलकुलेट तो आपने कर लिया है, इट इज कैलकुलेशन ऑफ बेस shear, calculation of base shear which is VB and it is AH multiplied by the seismic weight। ये आपका क्या है, आपने जो पीछे की स्टेप में आपका सिस्मिक वेट कैलकुलेट किया है,
वो ये है, और ये एज आपको आपने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया है डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, वो है आपका। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वीबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बेस शीयर आप कर लेंगे, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको क्या करना है, टोटल जो आपका बेस शीयर आया इसको आपके बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज जैसे आपकी यहाँ बिल्डिंग थी ये है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको क्या करना है, इसके हर एक फ्लोर पे इस बेस शीयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इन पे यहाँ पे इस अर्थक्वेक लोड की वैल्यू क्या होगी हर एक नोड पर, हर एक नोड पर अर्थक्वेक की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है फ्लोर वाइज ना। फर्स्ट फ्लोर पे इतनी होगी, सेकंड पे इतना होगा, थर्ड पे इतना होगा, फोर्थ पे इतना होगा, वो इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस फोर्स को। तो स्टेप का नाम जो रहेगा हमारा, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शीयर एट स्टोरी लेवल। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पेज नंबर 21, 22 पर जाना है। 21 से इसका क्लोज शुरू हो रहा है, 21 पे जाके इसका डिस्क्रिप्शन है, और वहां आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, इट इज QI, एंड QI इज WIHI का स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ WIHI का स्क्वायर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल बेस शीयर जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना, तो हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में यूज करेंगे, बेटर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। आप टेबल का टाइटल सेट इज फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल के बाद आप जो उस पर्टिकुलर हर एक स्टोरी का जो आपने वेट कैलकुलेट किया, सम ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। आपको ये ध्यान रहे, आपने जो कैलकुलेट किया उसमें जो आपका टॉप स्टोरी था उसमें आपको उसका लाइव लोड कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको बॉटम स्टोरीज पर ही उस लाइव लोड को यूज करना है ना। और लास्ट हमने स्टेप में लाइव लोड भी कैलकुलेट नहीं किया, लाइव लोड को मैं आपको क्वेश्चन में वहीं पर आपको कैलकुलेट करवा दूंगा। तो फ्लोर लेवल आपके यहाँ शुरू करेंगे, नीचे से लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट फ्लोर ये आपका सबसे जो बॉटम स्टोरी इट इज योर फर्स्ट फ्लोर। फिर आप उस पर्टिकुलर फ्लोर का वेट लिखेंगे, W4, W3, W2 एंड W1 जो आपने पीछे कैलकुलेट किया है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी हाइट लिखेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो सपोज मेरी हाइट ये 3 मीटर होती है, 3 एंड 3। तो फर्स्ट अपनी हाइट हो जाती 3 मीटर, दूसरी हो जाती 3 + 3 6, तीसरी हो जाती 3 + 3 + 3 9, और इस तरीके से ये 12 हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, W और HI के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, WI और HI के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम ऑफ WI HI स्क्वायर निकाल लेना है, क्योंकि सम आपका यहाँ पे आपके फॉर्मूले में काम आने वाला है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका QI, आपका जो फॉर्मूला है आपका WI HI स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ WI HI स्क्वायर का सम करना है, और ये आपको मल्टीप्लाई करना है आपके VB से। आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपका एक और कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम में आप क्या करेंगे, वैल्यूज रखते रहेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, बेस शेयर निकालना है, और कम्युलेटिव टोटल होगा। कैसे करेंगे आप, सपोज इसका जो वैल्यू आएगा उसमें आप इसमें ऐड करते जाएंगे और हर एक फ्लोर पे आपका बेस शेयर का वैल्यू निकाल लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे आप, तो आपने वैल्यूज निकाली है, उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, आपका जो फर्स्ट फ्लोर होगा इस तरीके से आपको फोर्सेस के डायग्राम मिलेंगे, आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल, थर्ड फ्लोर लेवल एंड फोर्थ फ्लोर लेवल। यहाँ पे आपके क्या होगा, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर, और ये आपके उस जो आपने फोर्सेज ये Q कैलकुलेट किया है, Q1, Q2, Q3, Q4, इनको आप रिप्रेजेंट कर देंगे बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब बेस शेयर है इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपकी टॉप स्टोरी पे ये कम होगा, फिर आपकी बॉटम स्टोरी पे आते आते ये बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेस शेयर का भी आप डायग्राम्स बना लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना लेंगे। तो ये आपकी सारी स्टेप्स है। तो आई होप मैं आपको थोड़ा समझा पाया। आप पेज नंबर नोट कीजिए, आप उस कोड के पर्टिकुलर पेज पे जाइए, उस क्लोज को समझिए। फिर क्या होगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए, उसमें आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।